अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्राइंगल ये दोनों ग्राफिकल हैं, पर अगर हम मैथ को इस्तेमाल करके उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो फिर हमें लॉ ऑफ कोसाइन की ज़रूरत पड़ती है। लॉ ऑफ कोसाइन या प्रूफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कंसीडर करें, कंसीडर टू वेक्टर्स, फिर आ गए दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। वेक्टर ए आगे की तरफ है और वेक्टर हम बी ऊपर की तरफ लेते हैं। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी कि ए वेक्टर आगे की तरफ और बी वेक्टर जो है इसके हेड से बी वेक्टर का टेल, ये हो गया बी वेक्टर। अब ये इनका रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट तो है, पर बात ये है कि जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर ये दो हिस्सों पे बटा हुआ है। एक इसकी परछाई एक्स एक्सिस पे गिर रही और दूसरी बी वेक्टर की परछाई वो वाई एक्सिस पे गिर रही है। तो अब इस सारे ग्राफ को हम कुछ नाम देते हैं, ओ सी डी और ए। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि हम ऐसा लिखें कि ओ सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस। बेस ओ से डी तक नहीं है, बेस है ओ से ए तक, क्योंकि ए और बी दोनों ऐड हुए और बी वेक्टर का साया डी और ए पे भी पड़ रहा है। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ओ ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बात ये है कि ओ टू ए पॉइंट तक, ओ टू ए यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ ओ ए जो है वो दो हिस्सों में, पहला है ओ डी प्लस डी टू ए। मजे की बात ये है ओ टू डी हमें पता है यानी कि वो ए वेक्टर है, पर डी टू ए हमें नहीं पता, ना ही ए टू सी हमें पता है। पर पहले हमें इन दोनों वेक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा, यानी कि डी और ए पे क्या है और ए और सी पे कौन से वेक्टर्स या उसके कंपोनेंट गिर रहे हैं। तो पहले इनको इसमें ऐड करें तो ये बनेगा ओ सी स्क्वायर, ओ ए की जगह ओ डी प्लस डी ए स्क्वायर और प्लस में क्या है सी ए स्क्वायर। अब ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट पहली। तो यहाँ पे ओ डी है इन ट्राइंगल हम लेते हैं इन ट्राइंगल डी ए सी, यानी कि डी ए सी, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की बात हो रही है डी ए सी वाले की। तो इसमें क्या है डी ए सी वाले की, तो इसमें क्या है कि जो डी टू ए हमें यह भी मालूम करना है और ए टू सी भी मालूम करना है। तो कॉस थीटा बनता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमने कॉस थीटा इसलिए यूज किया क्योंकि हमें ये डी ए यानी कि बेस चाहिए और बेस कॉस थीटा में आता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कौन सा है डी टू ए, तो यहाँ पे बेस कौन सा है डी टू ए और हाइपोटेन्यूज यानी कि डी टू सी, ये हाइपोटेन्यूज डी टू सी और डी ए हमें नहीं पता और डी टू सी हमें पता है, वो कौन सा है बी वेक्टर। तो हम लिखेंगे बी वेक्टर या बी ही कह लें। तो ये सारे का सारा बन रहा है डी ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ये इक्वेशन हो गई दूसरी। अब हमें ए टू सी मालूम करना है, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे, वो बनती है परपेंडिकुलर, हमें चाहिए वे परपेंडिकुलर। डिवाइड में क्या होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि एच वाई पी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है ए टू सी या सी टू ए, हम कहें ए टू सी या सी टू ए, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है डी टू सी, वो कौन है बी, यानी कि डी टू सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी ओवर बी वेक्टर, या सिंपल कह रहे हैं ए सी या सी ए इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन 3। अब क्या होगा कि हमने दोनों कंपोनेंट्स मिल गए, यानी कि डी ए मिल गया और ए टू सी भी मिल गया। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को, इन दोनों इक्वेशन को हम 2 और 3 इक्वेशन को 1 इक्वेशन में इन करेंगे। यानी कि कैसे कि यहाँ पे है पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि इस इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को
इन करते हैं, दाखिल करते हैं, तो यहाँ पे ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी, ओ टू डी, ओ टू डी, वो कौन सा है, वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए प्लस डी टू ए, डी टू ए हमने निकाला, वो कौन सा है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है ऊपर की तरफ, प्लस सी टू ए या ए टू सी, ये एक ही बात है, वो क्या है, बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर। तो इस जगह पे एक और बात भी है, यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर है। अगर हम माने कि जो ए है वो ए के बराबर है और बी कॉस थीटा के बराबर है, तो ए प्लस बी का फार्मूला लगाएं तो वो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसे नोट करें, तो इसे मिटाएं, फिर इसको सोल्व करें। अब खेल है मैथमेटिक्स का, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ पे ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इनके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर हमने ये सारा टर्म बी के बराबर किया था, यानी कि बी कॉस थीटा बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस में 2a और बी हमने क्या लिया है, बी कॉस थीटा। अब ये यहाँ का सॉल्यूशन हो गया, फिर प्लस है, प्लस यहाँ पे क्या है, बी साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व करें तो ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ओ सी स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये टर्म जो है इनमें बी स्क्वायर सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि लिखेंगे ओ सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हम इसको इसकी साइड में रखें तो ये 2ab कॉस थीटा। अब ये कहाँ गया, ये दोनों एक जैसे हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो ये बनेगा बी स्क्वायर ब्रैकेट में बनेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये मिलकर बनाते हैं 1, तो ये बनेगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस में बी स्क्वायर। तो अब ओ सी जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका, ए और बी का, तो इसका स्क्वायर खत्म करें और इसकी जगह पे हम लें रिजल्टेंट, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर और रेडिकल, यानी कि इसके स्क्वायर को ख़त्म किया तो हमें रेडिकल देना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रेडिकल में। अब ये हो गया कोसाइन्स लॉ। अब इसे नोट करें तो इसका डायरेक्शन निकालें। अब हम डायरेक्शन निकालने के लिए सेम ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने क्या लिया था, ए वेक्टर आगे की तरफ, बी ऊपर की तरफ, और डी टू ए और ए टू सी ये बी वेक्टर की परछाई है, यानी कि जो बी वेक्टर है इसका साया डी ए पे भी पड़ रहा है और इस बी वेक्टर का साया वर्टिकल एक्सिस यानी कि ए और सी पर भी पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो अब डायरेक्शन को निकालने के लिए टेन थीटा की ज़रूरत पड़ती है, और टेन थीटा होता है वाई ओवर एक्स या परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ए टू सी, और बेस कौन सा है, ओ टू डी नहीं, ओ टू ए, ये सारे का सारा बेस है ओ टू ए तक। तो हमने निकाला था कि ए सी जो है ए टू सी वो बराबर था बी साइन थीटा के, और ओ टू ए वो बराबर था वेक्टर ए यानी कि ए प्लस डी टू ए क्या था, बी कॉस थीटा। अब टेन को इस तरफ भेजें तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब इन्हें नोट करें तो इसके केसेस करवाएं। अब केसेस करते हैं कोसाइन्स लॉ के।
तो पहला केस है केस ए, इसमें कि when two vectors are parallel to each other, यानी कि दो वेक्टर्स हैं वो दोनों पैरेलल हैं। किस तरह से? कुछ ऐसे, यानी कि ये डब्बा है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं ए और बी, या कोई डब्बा है उस पर दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं यानी कि ए और बी, या कोई डब्बा है उस पर इस तरफ से दो फोर्स लग रहे हैं। अब ये सारे के सारे एग्जांपल जो है वो है पैरेलल फोर्सेस के, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 0 डिग्री, यानी कि ए आगे की तरफ है, बी आगे की तरफ है। कोई एंगल का शिफ्ट है? बिल्कुल नहीं, जैसा ए है वैसा ही बी है, तो इनमें कोई भी एंगल का शिफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो कोसाइन लॉ यूज़ करें तो वो था r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहाँ पे एंगल कितनी है? 0 डिग्री। और हमें पता है कि कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो r इज इक्वल टू ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2ab रेडिकल में। अब यहाँ पे आप चेक करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये मैथमेटिकल फार्मूला है। जी बिल्कुल है। वो कौन सा है? वो है देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये बनेगा r इज इक्वल टू, तो ये सारे का सारा बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर के, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर और रेडिकल। तो स्क्वायर और रेडिकल खत्म हो गया, तो रिजल्टेंट बना a प्लस बी वेक्टर के। तो रिजल्टेंट बना a प्लस बी वेक्टर के। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमें रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है व्हेन, जब थीटा जो हो ना 0 डिग्री हो, तो हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम मिलता है इस कंडीशन में। और ये सिंपल भी है, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है 20 सेंटीमीटर का और दूसरा वेक्टर भी है वो भी है 20 सेंटीमीटर का। तो हम पूछते हैं कि इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? सिंपल है, वो बनेगा रिजल्टेंट मैक्सिमम। इनका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर का रिजल्टेंट बना। जब थीटा 0 होगी तब रिजल्टेंट मैक्सिमम बनता है। अब केस 2 की बात करें, केस बी की, इसमें है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, यानी कि डब्बा है, इस पे एक वेक्टर ए है और दूसरा बी, ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, यानी कि एक दूसरे के मुखालिफ है, या अपोजिट भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट। अपोजिट यानी कि ए और बी, यहाँ कंडीशन ऐसी है कि यहाँ से फोर्स लग रहा है एक ऊपर से, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में भी जो है एंगल क्या बन रही है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ और दूसरा फोर्स इसको नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे एंगल बनेगी 180 डिग्री। तो सोल्व करें फिर, तो आर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना है? 180 डिग्री का, और कॉस 180 बनता है -1 के, तो ये रिजल्टेंट बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 इज इक्वल टू -1 के। तो मज़ीद सोल्व करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रेडिकल के। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी फार्मूला है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बनते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो ये सारे का सारा फैक्टर a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट बनेगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर रेडिकल, स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, तो रिजल्टेंट बना a माइनस बी। अब इस कंडीशन में जब दो वेक्टर्स जो हैं
एंटी पैरेलल हो या ऑपोजिट है, वहाँ पे रिजल्टेंट हमें मिनिमम मिलता है, कम से कम इस जगह पे हमें रिजल्टेंट मिलेगा। अब इन्हें नोट करें तो ये कंडीशन बताते हैं कि कैसे, तो नोट किया। अब बताते हैं कि कैसे, कैसे 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 नहीं कैसे, तो कैसे सर जी, कैसे ऐसे ऐसे कैसे। अब देखें कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, उसका वैल्यू है हम देते हैं 40 सेंटीमीटर, दूसरा वेक्टर है बी, उसका वैल्यू जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो दो बातें करते हैं, पहली बात कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा और रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल क्या होनी चाहिए, 0। रिजल्टेंट मैक्सिमम तब बनेगा जब थीटा क्या होगी, 0 डिग्री। अगर कंडीशन इसको हम थोड़ा रिवर्स करें, थोड़ा रिवर्स कैसे कि रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक डब्बे पे लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा रिजल्टेंट मैक्सिमम। और वो कितना होगा, सिंपल एडिशन है, 40 + 60 यानी कि 60 सेंटीमीटर का रिजल्टेंट हमें मिलेगा जब दो वेक्टर 0 डिग्री पे होंगे और उनका मैग्नीट्यूड ये होगा। तो पर इनका मिनिमम कब होगा, जब रिजल्टेंट मिनिमम तब होता है जब a माइनस बी, यहाँ पे a कितना है 40 माइनस b कितना है 20, तो रिजल्टेंट मिनिमम बनता है 40 - 20 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर और मिनिमम 20 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों वेक्टर्स 20 सेंटीमीटर से कम हो सकते हैं, इनका रिजल्टेंट बन सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या इन दोनों वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा बन सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम में इन दोनों के सम से कभी भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा और मिनिमम में कभी भी इनके सब्ट्रैक्शन से कम रिजल्ट नहीं आएगा। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना इन दोनों वेक्टर्स का, वो बनेगा 20 से 60 सेंटीमीटर के दरमियान। मिनिमम ये होगा, मैक्सिमम ये होगा, तो बीच में कोई एंगल होगी तो 20 से ऊपर या 60 से नीचे आ सकता है। अब इन्हें नोट करें तो केस सी करें। अब केस सी में क्या है, when two vectors are perpendicular to each other। पर सर आप ये तो बताएं कि ये क्या लिखा है आपने, ये परपेंडिकुलर की सिंबल है, यानी कि ऊपर और ये बेस, ये कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे बात हो रही है कि दो वेक्टर्स हैं, यानी कि ए और बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। पर कैसे, किस तरह से ये 90 डिग्री पे हो सकते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं कि एक डब्बा है, एक डब्बे पे कोई आदमी है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो ए है, और दूसरा बंदा है जो इस डब्बे पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि ऐसे कुछ ऐसे हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ, ये आगे की तरफ इस डब्बे पे। तो वहाँ पे एंगल कितनी बनेगी, बिल्कुल 90 डिग्री। तो हम लिखें कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोसाइन लॉ यूज़ करें, तो कोसाइन लॉ है a² + b² + 2ab कॉस कितनी है 90, तो कॉस 90 बनता है a² + b², कॉस 90 बनेगा 0, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी 0 ही आएगा। तो कॉस 90 यानी कि 2ab × cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्टेंट बनेगा a² + b², और ये सारा फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट बनेगा a² + b²। पर सर ये तो बताएं, आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन कहाँ है। तो याद रखें कि कोसाइन लॉ हमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हो गया r = a² + b²। अब लास्ट इसका केस है केस डी। केस डी में क्या है, when two vectors are at an angle, यानी कि कोई दो वेक्टर्स हैं किसी खास एंगल पे हैं, तो वहाँ पे कोसाइन लॉ बनेगा a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ये फार्मूला है जो किसी एंगल पे लगाएं, ये नहीं, ये सिर्फ 90 डिग्री का फार्मूला है, और दो हमने जो पहले किए उनमें से एक 0 का था और दूसरा 180 का था। अब ये हो गया कोसाइन लॉ का फार्मूला। तो MCQ से
MCQs है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F act perpendicular to each other. Their resultant will be ऑप्शंस हैं 2F, ऑप्शन बी है 2 रेडिकल F, सी में है F रेडिकल 2 और डी में है F ओवर रेडिकल 2। वो MCQs कुछ ऐसे है कि दो फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड F है और वो दोनों परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे एक ही वक्त में, तो उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा। परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या है, A² प्लस B²। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, पर उनका मैग्नीट्यूड F ही है। तो सोल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा है। R इज इक्वल टू A² प्लस B²। अब यहाँ पे वेक्टर्स जो हैं वो फोर्सेस हैं, A और B कोई भी वेक्टर से, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि F1² प्लस F2²। और बात यह है कि F1 और F2 उनका मैग्नीट्यूड क्या है, F है, यानी कि एक जैसे ही है। तो ये बनेगा F² प्लस F² रेडिकल, F² प्लस F² बनेगा 2F² रेडिकल। अब F² का रेडिकल निकलेगा तो ये बनेगा R इज इक्वल टू F² का रेडिकल निकलेगा, वो बनेगा F और इनसाइड 2। तो ये हो गया आंसर, यानी कि यहाँ पे कौन सा है, F रेडिकल 2 यानी कि C। अब इसे नोट करें तो कुछ और MCQs करें। MCQs 2 है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड makes an angle theta with each other. What will be the magnitude of R? ऑप्शंस हैं 4A cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, बी ऑप्शन है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा रेडिकल, और सी में है 2A cos थीटा ओवर 2 और डी में है A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। अब MCQs कुछ ऐसा है कि दो वेक्टर्स हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो किसी खास एंगल पे हैं, किसी खास एंगल पे। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। तो इसको सोल्व करें। ऑप्शंस दिए गए हैं कि 4A cos स्क्वायर थीटा और 2A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, 2A cos थीटा और 2 या A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा रेडिकल में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो हम इसे सोल्व करें। कौन सोल्व कर रहा है, सर फेल साइंटिस्ट। ओके, तो ये बनेगा R इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा रेडिकल में। बात ये है कि वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का एक जैसा ही है। हम यहाँ पे कोई भी लें, जैसा कि B को A के बराबर करें या A को B के बराबर करें, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ये दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट बनेगा A² प्लस B की जगह A² प्लस 2A, B की जगह A इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा रेडिकल में। तो R इज इक्वल टू A प्लस A² प्लस A², ये बनेगा 2A² प्लस 2A इंटू A² कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, 2A² यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इनमें से कॉमन निकालेंगे 2A², तो ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और रेडिकल के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करेंगे तो वो बनता है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो इसकी जगह पे हम ये रखेंगे, तो रिजल्टेंट बनेगा 2A स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे ये फैक्टर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 रेडिकल में।
तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 4a² कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। पर बात ये कि क्या ये 2 इससे डिवाइड होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये थीटा का है। ये अगर इन सबके डिवाइड में होता तो फिर होता। तो अब रेडिकल निकालें तो 4 का रेडिकल 2, a² का रेडिकल a, कॉस स्क्वायर का रेडिकल कॉस थीटा ओवर 2। तो ये इसका ऑप्शन, यानी कि 2a cos थीटा ओवर 2, यानी कि ऑप्शन सी। अब इस एमसीक्यूज को नोट करें। तो आखिरी वाला एमसीक्यूज बहुत ही मजेदार है, वो करें। लास्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल magnitude such that the magnitude of their resultant is also equal to either of them। ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, सी में है 270 डिग्री, या डी में है 135 डिग्री। अब एमसीक्यूज कुछ ऐसा है कि व्हाट विल बी द एंगल, यानी कि एंगल बतानी है। 2 वेक्टर्स हैं, उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, यानी कि 2 वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। पर बात यह है कि उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इस कंडीशन में कौन सी एंगल बनेगी? तो सोल्व करें इसे। कोसाइंस लॉ हाजिर हो? सर जी हाजिर हैं। वो है r इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। हमें ये चाहिए, ये तो रिजल्टेंट है। हम बात करते हैं कि a और b 2 वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हम यहाँ पे लें b वेक्टर जो है वो a के बराबर है। आगे क्या कह रहा है? सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू आइदर ऑफ देम, यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इन दोनों में से किसी एक मैग्नीट्यूड के बराबर है। पर सिचुएशन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा ही है। जो रिजल्टेंट होगा ना वो भी हम a के बराबर ही लेंगे। तो रिजल्टेंट की जगह हम a रखेंगे, a, और a की जगह a ही है, प्लस b की जगह a क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम लिया गया है, प्लस 2a, b की जगह हम a ही लेंगे। तो a इंटू a स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a² और cos थीटा। हमें ये चाहिए, ये। तो a इज इक्वल टू a² प्लस a², ये बनेगा 2a² प्लस 2a² cos थीटा। ये हो गया रेडिकल में। तो स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, यानी कि यहाँ पर भी और इस जगह पर भी। तो ये बनेगा a² इज इक्वल टू 2a² प्लस 2a² cos थीटा रेडिकल होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रेडिकल खत्म हो गए। तो यहाँ पर है a² इज इक्वल टू 2a² प्लस 2a² cos थीटा। तो ये 2a² प्लस में इस जगह पे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यानी कि a² माइनस 2a² इज इक्वल टू 2a² cos थीटा। तो a² से माइनस 2a² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस a², यहाँ पे है 2a² cos थीटा, हमें चाहिए ये चीज़। तो 2a² मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो a² और a² ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे बन रहा है cos थीटा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, -1/2, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 -1/2। इसका अगर cos में हम देखेंगे तो वो हमें एंगल मिलेगी 120 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं 120 डिग्री के एंगल पर थे, पर इनका डायग्राम जो है ना वो कुछ ऐसा बनेगा कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर यानी कि एक्स एक्सिस से 120 डिग्री पर है। तो अगर ऐसे हों, यानी कि 2 वेक्टर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनके बीच में 120 डिग्री बनेगी, यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी यानी कि
120 डिग्री पे, किससे, एक्स एक्सिस से 120 डिग्री। ये हो गया बी वेक्टर। तो ये बन रहा है इनका रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल है और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। पर यहाँ पे ये जो शेप है ना, इसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि इस कंडीशन में जो शेप बनेगी वो बनेगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये साइड भी इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।